हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग विश्व की प्राचीन एवं मध्यकालीन सभ्यता का इतिहास जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, यह आपका तीसरा क्लास है और दूसरी क्लास में हमने स्टार्ट किया था मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के बारे में मैंने आपको दूसरी क्लास में क्या पढ़ाया था कि मिस्र की सभ्यता का सामाजिक रूपरेखा क्या है, इसकी आर्थिक रूपरेखा क्या है और इसका जो धार्मिक रूपरेखा क्या है। इन सभी टॉपिक को हम काफी डिटेल में वहां पर चर्चा कर दिए थे। हम आज के इस क्लास में इसका थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, आगे हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि आज के इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, मिस्र की सभ्यता का राजनीतिक रूपरेखा क्या है या फिर मिस्र की सभ्यता जो है इसका राजनीतिक विकास जो है किस प्रकार हुआ, कितने चरण में इसके राजनीतिक विकास हुए, उन सभी चीजों को आज के इस क्लास में काफी डिटेल में जानने वाले हैं। और यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बहुत ही धैर्य से पूरी क्लास को देखिएगा, यही आपसे मैं निवेदन करूंगा। आप लोग पूरे क्लास को ध्यान से देखते नहीं हो, ठीक है। जब आप पूरी क्लास को ध्यान से नहीं देखिएगा तब तक आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। देखिए, यह आपका नोट्स हो जाता है जो कि बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है। अब आइए हम बिना देरी किए हुए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है तो पिछली चीजें जो रिकॉल हो जाएगी और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां से बहुत सारी चीजें जो हैं या मैचेबल होगा और चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी। एक बात और बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई साहब, मैं जितना भी चीज आपको पढ़ा रहा हूं इस सभी को आप अच्छे तरीके से नोट करते जाइए, अच्छे से एक अपना नोट्स बनाइए ताकि परीक्षा के टाइम में आप इसे रिवीजन कर सको। रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको बेहतरीन स्टूडेंट्स बनना है तो। आइए रिवीजन के तौर पर हम अगर बात करें तो देखिए, मिस्र की सभ्यता का सबसे पहले मैंने आपको बताया था सामाजिक रूपरेखा। अगर हम बात करते हैं सामाजिक रूपरेखा की तो जैसे कि मिस्र की सभ्यता में राजाओं को हम फराओं के नाम से जानते थे। राजा को किसके नाम से जानते थे? फराओं के नाम से जानते थे। और जितने भी राजा हुए उन सभी राजाओं के द्वारा जो है यहां पर सामाजिक तौर पर समाजों का विभाजन किया गया और सभी को जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। जैसे कि इसका जो समाज था यह उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये तीन वर्ग में विभाजित थे। उच्च वर्ग में राजा हुआ करते थे और राजा का जो पुरोहित होता था वो होता था। मध्यम वर्ग में कौन हुआ करता था? तो मध्यम वर्ग में जितने भी राजा के अधिकारी होते थे, राजा के अधिकारी होते थे और साथ में कुछ ऐसे मजदूर, कुछ ऐसे शिल्पकार या फिर कुछ ऐसे बढ़ई जो कि देश की सेवा करता था, राज्य की सेवा करता था। इसके बाद जो आपका निम्न वर्ग हो जाता है, निम्न वर्ग में किसान को रखा जाता था और इसके साथ जो है दास को रखा जाता था। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दी है, बस थोड़ा सा रिकॉलेशन कर रहा हूं ताकि आगे जो चीजें आएगी उस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? तो भाई साहब, इसकी धार्मिक रूपरेखा को बताया था। देखो, धार्मिक रूपरेखा, यहाँ के जो लोग थे काफी धर्मार्थ थे, यानी कि धर्म के प्रति जो है इनकी आस्था काफी ज्यादा थी। यहां तक कि ये, जैसे कि हम लोग आज गाय माता को जो है, गाय को माता मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं। सांड को क्या करते हैं? तो हम लोग भाई साहब महादेव के रूप में पूजते हैं। उसी प्रकार से जो है यहाँ के लोग जो थे यह कुछ पशु पक्षियों जैसे घड़ियाल वगैरह हो जाता है, क्या हो जाता है? घड़ियाल हो जाता है। कुछ ऐसे जानवर थे जिनकी पूजा किया करते थे, कुछ ऐसे वृक्ष थे जिनको पूजा किया करते थे। इनका जो प्रमुख भगवान था, प्रमुख देवता माना जाता था, वह सूर्य को माना जाता था। सूर्य को रा के नाम से जाना जाता था या फिर होरस कहा जाता था। क्या कहा? हरोस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हरोस कहा जाता था। ये सारी जानकारी जो है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसके बाद मैंने आपको यहां पर चर्चा किया था क्या? तो इसकी राजनीतिक, यहां पर क्या हो जाता है, देखिए, इसकी हम लोगों ने आर्थिक विशेषता के बारे में जाना था कि आखिर इसकी आर्थिक विशेषता क्या है। तो आर्थिक विशेषता, जैसे कि यहाँ के लोग जो है पशुपालन किया करते थे, कृषि कार्य किया करता था। विशेषता जो है मिस्र की सभ्यता यह कृषि कार्य पर डिपेंडेबल है। यहाँ की जो कृषि व्यवस्था थी यह काफी विकसित थी। जैसे कि हम लोग कोई एक फसल अभी उपजाते हैं तो एक साल में हम उस फसल का उत्पादन केवल एक बार कर पाते हैं, लेकिन मिस्रवासी जो थे, मिस्र की सभ्यता के जो लोग थे, एक फसल को एक साल में 3 बार उगा लेते थे। समझ गए कि नहीं? इसलिए इसे अन्न का भंडार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त यहां पर उद्योग धंधे भी काफी थे, ठीक है, उद्योग धंधे भी काफी थे, व्यापार वाणिज्य भी काफी विकसित था। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आइए यहां पर आते हैं, हम लोग मिस्र की सभ्यता के राजनीतिक विकास के बारे में जानते हैं। समझिएगा कि मिस्र की जो सभ्यता है इसका राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ। तो मिस्र की सभ्यता जो कि राजनीतिक विकास के तौर पर बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया था।
तीन भाग क्यों? तो जिस तरीके से वहां पर हालात थे राजनीतिक क्षेत्र में, वहां पर जो राजनीतिक घटनाएं देखने को मिल रही थी, उन सभी घटनाओं के आधार पर मिस्र को जो है, मिस्र की राजनीतिक इतिहास को क्या किया गया, तो तीन भागों में बांट दिया गया। पहला भाग था, पहला काल था जिसे पिरामिड काल के नाम से या पिरामिड युग के नाम से जाना जाता था। यह काल कब से कब तक चला भाई? 3400 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का जो काल था, जिसे मिस्र की सभ्यता में पिरामिड युग के नाम से जाना गया। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसके बाद दूसरा जो काल था उसको हम लोग सामंती युग के नाम से जानते हैं या फिर सामंत शाही युग के नाम से जानते हैं, जो कि आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक था। और तीसरा जो था नव युग या फिर नवीनतम युग, जिसे हम लोग साम्राज्यवादी युग के नाम से जानते हैं, यह जो है आपका भाई साहब 1580 से लेकर के 1150 ईसा पूर्व तक का काल था। तो ये तीन काल जिसमें राजनीतिक विकास देखने को मिले मिस्र की सभ्यता में। अब यहां पर बारी बारी से हम लोग सभी युगों को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पिरामिड युग की या फिर कहे तो प्रारंभिक युग की या फिर प्राचीन युग की, जो आपका पिरामिड युग है, जिसका अवधि क्या था, 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। इस काल का जो प्रथम शासक था जिसका नाम क्या था, मेनिस। ये बातें याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिरामिड युग का प्रथम शासक जो था मिस्र की सभ्यता में, जिसका नाम क्या था, मेनिस था। और इसके समय में मिस्र के वास्तविक राजनीतिक विकास का क्या हुआ, श्रीगणेश हुआ। यानी कि मिस्र की जो सभ्यता है, इसका राजनीतिक जीवन जो है यह कहां से निर्धारित होना शुरू हो गया, तो जिस समय यहां के राजा मेनिस थे, इन्होंने जो है श्रीगणेश किया, शुरुआत किया इसकी राजनीतिक विकास को। ठीक है, इसके बाद 2580 ईसा पूर्व तक क्या हुआ, तो यहां एक राजा था जिसका नाम था चियोप्स। क्या नाम था, चियोप्स नाम था। इसकी जो शक्ति थी, यानी कि इसका जो साम्राज्य में अपनी जो प्रभुता थी, उन प्रभुताओं का क्या हो गया, ह्रास हो गया, उनकी शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो गई। और पिरामिड युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है कि यहां पर किसका निर्माण किया जाता था, पिरामिडों का निर्माण किया जाता था। किसका निर्माण किया जाता था? अब इसका नाम ही है पिरामिड युग, तो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि यहां पर बेसिकली जो है ज्यादा संख्या में पिरामिड का निर्माण किया गया। बहुत बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण किए गए, जिसमें 30 ऐसे पिरामिड थे जो कि काफी भव्य, काफी विशाल पिरामिड था। और ये सब गाजा में बनाए जाते थे। वैसे भी मिस्र की सभ्यता जो है, यहां पर सबसे विशाल या फिर सबसे भव्य जो आपका पिरामिड हो जाता है वो कहां पर है, गाजा में है। इस बात को भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा आ सकता है। अब यह जो पिरामिड था यह किस रूप में काम आता था, तो यहां पर जो राजा हुआ करते थे, जिसे हम लोग फराओं के नाम से जानते थे, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु के बाद जो है क्या किया जाता था, तो जहां पर उसको दफनाया जाता था, तो उस दफनाए गए स्थान पर क्या किया जाता था, तो एक पिरामिड का निर्माण। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, समाधि स्थल बना देते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहां पर क्या बनाया जाता है, समाधि स्थल बनाया जाता है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह पिरामिड जो था, यह मिस्र की सभ्यता में राजाओं की समाधि थी। किसकी समाधि थी भाई? राजाओं की समाधि हुआ करती थी। जब राजा मर जाता था, फराओं की मृत्यु हो जाती थी, तो जहां पर इसको दफनाया जाता था, तो उसी को पिरामिड का रूप दिया जाता था। उम्मीद करता हूं बात समझ रहे होंगे कि आखिर पिरामिड की रचना जो है ये क्यों की जाती थी। इसके बाद गीजे का गाजा का, ठीक है, इसको क्या कर लीजिएगा, गाजा कर लीजिएगा। गाजा का पिरामिड का निर्माता जो है यह कौन था? तो गाजा में जो पिरामिड का निर्माण किया गया, जो सबसे भव्य पिरामिड था, उसको किसके द्वारा, तो खुफू के द्वारा, जिसे चियोप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो चियोप्स राजा के द्वारा क्या किया गया, तो सबसे भव्य पिरामिड का निर्माण किया गया, जो कि गाजा में निर्माण करवाया गया था। समझ रहे हैं मेरी बात को कि किस प्रकार से यहां पर राजनीतिक रूपरेखाएं तैयार की गई। अब इसके बाद जो है अधिकांश पिरामिड जो यहां पर बनाए गए थे, मिस्र की जो सभ्यता थी, यहां पर अधिकांश यानी कि ज्यादा संख्या में जो पिरामिड बनाया गया था, वह सबके सब पिरामिड नील नदी के दक्षिण किनारे पर एक जगह था जिसका नाम था नेनफिस। क्या नाम था? नेनफिस जगह पर जो है ज्यादातर पिरामिड जो है देखने को मिला कि यहां पर बहुत सारे पिरामिड का निर्माण राजा महाराजाओं के द्वारा किया गया है। और सबसे प्रसिद्ध जो पिरामिड था, जो कि गाजा में बनाया गया था, उसका नाम क्या था? गाजा में बनाए गए पिरामिड, जिसको हम लोग गीज ऑफ मीडियम के नाम से जानते हैं। इसकी जो दीवारें थी वह कैसी बनाई गई थी, तो सफेद और काले रंग की दीवार थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए, मिस्र जो प्राचीन मिस्र था, इसका प्रधान देवता कौन हुआ करता था? रॉ हुआ करता था। यह भी मैंने आपको सामाजिक रूपरेखा में भी पढ़ाया था, जिसे हम लोग सूर्य देवता के नाम से जानते हैं। सूर्य देवता को इस सभ्यता में रॉ के नाम से जाना जाता था। तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं, तो यहां पर सीधा सीधा याद रखेंगे कि मिस्र की जो सभ्यता थी, यहां पर जो देवता माना जाता था, सबसे प्रमुख देवता वह सूर्य देवता को माना जाता था। अब यहां पर क्या होता है, तो इस तरीके से
यह युग बढ़ते जाती है और एक समय ऐसा आता है जब यह युग अंत की तरफ चला जाता है। और पिरामिड युग का जब अंत होता है मिस्र की सभ्यता में, तो यहां पर एक और नए युग की शुरुआत होती है जो कि सामंत शाही युग था। कौन सा युग था? सामंत शाही युग। अब सामंत शाही युग जो कि आपके 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक चलती है। देखिए इसमें किस प्रकार से जो है विकास का क्रम राजनीतिक रूप में देखा जाता है। तो मिस्र के इतिहास में सामंत शाही युग का जो समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक देखा गया। और इसमें क्या होता है, तो सामंत शाही युग में मिस्र के उत्तर से हिक्सास जाति ने क्या किया, तो आक्रमण कर दिया। जब सामंत शाही युग मिस्र की सभ्यता में चल रहा था तो इसी दौरान क्या होता है, तो हिक्सास जाति, कौन सी जाति? हिक्सास जाति के जो लोग थे जो कि मिस्र के उत्तर में निवास करते थे। मिस्र की जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता सपोज यहां मान लीजिए, तो इसके उत्तर में निवास करता था हिक्सास जाति का लोग। और इसी हिक्सास जाति के लोगों के द्वारा क्या किया गया, तो इस मिस्र की सभ्यता पर अपना जो है आक्रमण कर दिया गया। और जैसे ही यह आक्रमण करता है तो यह मिस्र को अपने पराधीन बना लेता है, यानी कि मिस्र को जीत जाता है। मिस्र की सभ्यता पर जैसे ही इनकी सत्ता आ जाती है तो यहां पर अब शुरुआत हो जाता है नवीन साम्राज्य की, यानी कि साम्राज्यवादी युग की। मिस्र में तीसरा जो युग था, जो कि आखिरी युग था, वह कौन सा युग था? साम्राज्यवादी युग, जिसे हम लोग नवीनतम साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं राजनीतिक रूपरेखा के आधार पर मिस्र की सभ्यता में। अब देखो इस युग को अगर हम बात करें तो भाई साहब यह युग मिस्र की सभ्यता का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब स्वर्ण युग क्यों जाना जाता है, हम इसके रीजंस को जानते हैं। अगर मान लीजिए किसी को हम गोल्ड मेडल दे तो गोल्ड मेडल क्यों देंगे? क्योंकि वह सभी युग से या फिर सभी व्यक्ति से निपुण होगा, तभी तो किसी को गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो अगर इस युग को गोल्डन युग के नाम से जाना गया, स्वर्ण युग के नाम से जाना गया मिस्र की सभ्यता में, तो आखिर क्यों जाना गया? तो देखो मिस्र की जो सभ्यता थी जिसमें सबसे पहला युग आपने पढ़ा पिरामिड युग। पिरामिड युग का इस युग को उत्तराधिकारी माना जाता है। जैसे कि कोई राजा होता है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका बेटा होता है। उसी प्रकार से जो है पिरामिड युग जो है मिस्र की सभ्यता में, इसका उत्तराधिकारी माना जाता है नवीनतम युग को या फिर साम्राज्यवादी युग को, जिसकी अवधि 1580 से लेकर 1150 तक थी। और इस काल को नवीन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम नवीन साम्राज्य की बात करें तो नवीन साम्राज्य पर जो पहली बार विजय प्राप्त किया था वह राजा कौन था? तो युटमस नाम का एक राजा था, युटमस प्रथम, जो कि 1545 ईस्वी से लेकर के 1524 ईसा पूर्व तक जो है मिस्र की सभ्यता पर क्या करता है, अपना अधिकार कायम रखता है, अपनी जो है सत्ता कायम रखती है। इसके द्वारा पहली बार क्या किया गया था, तो मिस्र की सभ्यता के नवीनतम साम्राज्य पर विजय प्राप्त किया गया था। और इसी समय जो है इसकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था, तो हटशेटपुट। क्या नाम था? हटशेटपुट। हटशेटपुट ने जो है 1501 ईसा पूर्व से लेकर 1479 ईसा पूर्व तक जो है क्या किया, तो यहां पर शासन किया। और यह एक पहली महिला शासिका थी जिन्होंने मिस्र की सभ्यता पर क्या किया, तो अपना शासन किया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा आ सकता है कि मिस्र की सभ्यता पर अपनी सत्ता कायम करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? आप कहोगे सर हटशेटपुट, ठीक है, जिन्होंने 1501 ईसा पूर्व से लेकर 1479 ईसा पूर्व तक मिस्र की सभ्यता पर क्या किया, तो अपना अधिकार किया। और यह जो शासिका थी हटशेटपुट, यह जो है मंदिर के निर्माण में और व्यापार में जो है काफी रुचि रखती थी, यानी कि मंदिरों का निर्माण यह काफी करवाई थी। और साथ ही साथ जो है व्यापार वाणिज्य में भी इन्होंने काफी ज्यादा विकास किया। इसने कर्नक में क्या किया, तो एक बहुत ही खूबसूरत, कर्नक एक जगह है जहां पर इसके द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो यह जो महारानी थी, इस महारानी ने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे कि धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, क्योंकि इसका रुचि पहले से ही था कि भाई साहब ये जो है क्या करते हैं, तो मंदिर के निर्माण में अपनी रुचि रखती है, साथ ही साथ व्यापार को बढ़ाने में। और देखिए ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे, जैसे कि धर्म की अगर प्रधानता दें हम कहीं भी, तो मंदिर मस्जिद वगैरह का निर्माण ज्यादा होगा। अगर मंदिर मस्जिद निर्मित होगी तो इसके आसपास जो है रोजगार के कुछ साधन बढ़ेंगे, व्यापार का जो है विकास होगा। इसके बाद मूर्ति का निर्माण अगर किया जाता है तो इससे भी व्यापार का एक साधन बढ़ता है, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो इन सभी पहलुओं पर जो है आपका नवीनतम साम्राज्य है मिस्र की सभ्यता का, इन्होंने क्या किया, तो बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया, जिसी के कारण क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता का जो है, मिस्र की सभ्यता का गोल्डन युग जो है, यानी कि स्वर्ण युग जो है, वह कौन सा युग है? आप कहोगे सर मिस्र की सभ्यता का स्वर्ण युग नवीनतम युग को कहा जाता है या फिर साम्राज्यवादी युग को कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त और भी यहां पर जो है नवीनतम युग में और भी कई सारे राजाएं हुए। उन राजाओं के द्वारा क्या किया गया, तो धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के रूप में, इसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में, हर एक कदमों पर क्या किया गया, तो बढ़ चढ़कर विकास का कार्य किया गया। और इसी विकास के कारण मिस्र की सभ्यता जो है काफी फली फूली, जिसके कारण जो है इसका नाम गोल्डन युग के नाम से जाना गया। इसके अतिरिक्त यहां से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि मिस्र का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आप कहोगे थुटमोज तृतीय को कहा जाता है। किसको? नाम थोड़ा सा कठिन है क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री है और यहां पर आपको ऐसे ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप क्या समझे कि नवीन साम्राज्य को जो है स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो युग है बेसिकली पिरामिड काल जो था उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। इसे नवीन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो है पहली बार जीत हासिल करने वाला राजा जो था युटमस प्रथम था। और युटमस प्रथम जो कि 1545 से लेकर 1524 ईसा पूर्व तक क्या किया, यहां पर शासन किया और इन्होंने काफी सारे विकास के कार्य किए। इसके बाद एक महारानी हुई यहां पर जिसका नाम था हटशेपसुट। यह पहली महिला शासिका थी मिस्र की सभ्यता का, जिन्होंने 1501 ईसा पूर्व से लेकर 1479 ईसा पूर्व तक क्या किया, तो मिस्र की सभ्यता पर अपनी सत्ता कायम रखी। और इसका जो रुचि था मंदिर के निर्माण में और व्यापार में काफी अधिक देखने को मिलता था। इसलिए इन्होंने कर्नक में एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया और व्यापार के क्षेत्र में इन्होंने काफी ज्यादा विकास किया। इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे शासक हुए, कई सारे ऐसे राजा हुए मिस्र की सभ्यता में, जिसके द्वारा धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, फिर विज्ञान के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर विकास का कार्य किया गया। जिसके कारण क्या हुआ, तो यह जो युग था स्वर्ण युग के नाम से जाना गया मिस्र की सभ्यता में। और मिस्र में जो है नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है, तो थुटमोज तृतीय जो है, जिसे मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है। तो यह कुल मिलाकर जो है मिस्र की सभ्यता का क्या था, तो राजनीतिक विकास था, राजनीतिक रूपरेखा था कि किस प्रकार से राजाओं के द्वारा, फराओं के द्वारा जो है यहां पर राजनीतिक रूप से विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और विकास की प्रक्रियाओं को जो है अंजाम दी गई। यहां पर 3 युग में बटा था ये युग, जिसके आधार पर मिस्र की सभ्यता का क्या हो पाया, तो राजनीतिक विकास हो पाया। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इन सभी पॉइंट्स को आप जिस तरीके से मैंने हेडलाइन बनाया है, जिस तरीके से यहां पर पॉइंट्स बनाई है, हर एक पॉइंट्स को आपको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है और इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर में जब यह क्वेश्चंस आए तो आप आराम से कर सको। एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो, अगर नहीं समझ में आया है तो नो टाइप कीजिए। जिस बच्चों को अगर समझ में नहीं आया है उस बच्चे से कहूंगा कि देखो इस वीडियो के स्पीड को आप 2 गुना या 3 गुना पे ले जाइए। बेसिकली आप 2 गुना पे ले जा सकते हैं, 2 गुना पे ले जाइए और इसको जो है 2 से 3 बार आप अच्छे से सुनिए ताकि चीजें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैंने आपको मिस्र की सभ्यता के राजनीतिक विकास के बारे में क्या पढ़ाया है। और इसे आप अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कीजिए, फिर उसका बार बार रिवीजन कीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो मेरे भाई, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास आपको समय से शाम के 7:30 बजे मिल जाए। और अपने सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे जो हैं एक साथ क्लास ज्वाइन कर सके। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।